गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नया सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम और उसके अंतर्गत पहली यूनिट अर्थात इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स। ठीक है, और इससे पहले हमने डिस्कशन किया था कि सिलेबस के पूरे ओवरव्यू को समझा और उसके अंतर्गत देखा हमने किन किन सब्जेक्ट टॉपिक्स को कवर करना है। ठीक है, अब देखिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं, आप कहोगे तो मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन सबसे अच्छा है जो मैं बोलता जाऊं उसको लिखते जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि यदि आपने एक बार लिख लिया सुनकर तो ये नोट्स आपके परमानेंट बन जाएंगे और हमेशा केवल एक बार रिकॉल करोगे और एग्जाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और पेरिफेरल। ठीक है, अब कंप्यूटर और पेरिफेरल दो शब्द हैं यहाँ पे, एक कंप्यूटर है और पेरिफेरल्स है। तो पहले हम कंप्यूटर देखेंगे, फिर उसके बाद इसके पेरिफेरल्स को देखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने देखा आप कभी भी कंप्यूटर का यूज तो किया ही होगा, क्योंकि फॉर्म फिलअप करते हैं तब भी देखते हैं हम। क्या करते हो आप लोग, कीबोर्ड की सहायता से टाइप करते हो नहीं करते, या माउस की सहायता से कुछ करते हो। ठीक है, कि जब कीबोर्ड की सहायता से आपने टाइप किया तो कहीं ना कहीं प्रोसेस हुआ। अब जो आपने टाइप किया वो देखते हो आप स्क्रीन पे शो होता है नहीं होता, बताइए। तो कंप्यूटर से आपने टाइप किया और वह फिर प्रोसेस हुआ, उसके बाद आपको मॉनिटर पे आपको डिस्प्ले के रूप में शो अप हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, एक इसी से मैं डेफिनेशन बनाएंगे। देखिए कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया। ठीक है, आपने इनपुट दिया, इनपुट कैसे दिया, टाइप किया था, लाइक इधर जो इनपुट दिया वो क्या दिया, एक निर्देश थे या इंस्ट्रक्शन थे। ठीक है, यानी निर्देश के रूप में या इंस्ट्रक्शन के रूप में आपने इनपुट दिया। ठीक है, और जो मॉनिटर पे आपको शो हो रही है वो क्या हो रही है, आउटपुट शो हो रहा है। और आउटपुट कैसे शो हो रही है, इंफॉर्मेशन के रूप में। कैसे, इंफॉर्मेशन के रूप, अर्थात सूचना के रूप में। ठीक है, तो वी कैन से कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि निर्देशों को अथवा इंस्ट्रक्शन को इनपुट के रूप में लेता है और सूचना को अथवा इंफॉर्मेशन को आउटपुट के रूप में देता है। वी कैन से कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच टेक्स इट्स इंस्ट्रक्शन एज इनपुट एंड प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि निर्देशों को इनपुट के रूप में लेता है और सूचना को आउटपुट के रूप में देता है। समझ में आ गया बेटा, बताइए। अब कंप्यूटर जब टाइप करते हो आप, ठीक है, जब हमने टाइप किया तो क्या है, हमने हिंदी में टाइप किया, इंग्लिश में टाइप किया, क्या कंप्यूटर हिंदी और इंग्लिश समझता है? बिल्कुल नहीं समझता यार। वो केवल क्या समझता है, दो डिजिट, एक जीरो और एक वन। क्या, जीरो और वन, अर्थात जो एक डिजिट है वो क्या है, बाइनरी नंबर। क्या है, बाइनरी नंबर, यानी कि वह केवल बाइनरी नंबर अर्थात जीरो और वन को समझता है, इसके अतिरिक्त उसे कुछ भी नहीं आता। ठीक है, समझ में आ गया। आपसे कोई पूछे कंप्यूटर क्या है, बता दोगे। ठीक है, अब बात आती है कंप्यूटर्स के कंपोनेंट, क्या कौन कौन से कंपोनेंट है। ठीक है, तो देखिए जब आपने टाइप किया था, कुछ भी टाइप किया, ठीक है, नाम ही लिखा आपने कीबोर्ड से, तो किसकी सहायता से लिखा हो, इनपुट दिया था ना आपने, क्या दिया था, इनपुट दिया था। तो क्या हो गया, एक इनपुट हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। अब इनपुट डिवाइस कहीं ना कहीं गया, क्या हो गया, कहीं ना कहीं गया प्रोसेस के लिए, तो वो प्रोसेस हो गया। और जब सूचना आपको मिली वो किस पे मिली थी, डिस्प्ले पे मिली थी, नहीं मिली थी, तो वह क्या हो गया, आउटपुट हो गया। जिस पे हम सूचना प्राप्त कर रहे हैं, देख रही है, वो क्या होगा, आउटपुट हो गया। और बीच में आपको क्या हो गया, प्रोसेस। ठीक है, और आउटपुट, तीन तो मेन हो गए, बताइए। IPO, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है, IPO। ठीक है,
पूरी एक साइकिल हो गई एक तरह से, इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ, आउटपुट हुआ, ठीक है। अब भाई इनपुट भी हो गया, प्रोसेस भी हो गया, आउटपुट हो गया, लेकिन ये तो सिंपल हो गया, लेकिन इसको स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। स्टोर करने के लिए क्या होता है, मेमोरी होती है। क्या होती है, मेमोरी, ठीक है। क्या होगी बेटा, मेमोरी। अब हम इन सबको देखेंगे, ठीक है। तो इतना, ठीक है, क्या है, इनपुट है, और ये आपका प्रोसेस के लिए, ठीक है। प्रोसेस के बाद क्या होगा आपका, ये आपका आउटपुट जनरेट होगा, ठीक है। आईपी हो गया। अब जो प्रोसेस हुआ, इंफॉर्मेशन हुई, तो उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। कहाँ स्टोर होगी वो, मेमोरी में। देखिए ये आपका ये क्या है, आपकी मेमोरी, ठीक है। अब ये मेमोरी है, अभी हम देखेंगे, सारी चीज़ देखेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। सब देखेंगे, क्योंकि आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि यार जी प्राइमरी मेमोरी है जी सेकेंडरी मेमोरी, क्या है ये, समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए थोड़ा, यानी कि इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, और ये पूरा आपका सेंटर सीपीयू। लेकिन सीपीयू आपकी, ये देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको थोड़ा मैं साफ करता हूँ बेटा, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा साफ कर लूँ मैं, ठीक है। सीपीयू, इसको ही पूरा सीपीयू, ठीक है। अब कई बार बुक्स में पूरा लिखा होता है, यहां से यहां तक पूरा सीपीयू दे दिया जाता है, लेकिन अभी हम ये भी देखेंगे क्यों बुक्स में दे दिया जाता है और क्या है मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू के, ठीक है। तो आपने मैंने क्या बताया आपको, इनपुट डिवाइस हो गया जिससे आप इनपुट दे रहे हैं, वह डिवाइस जिसकी सहायता से हम सिस्टम को इनपुट देते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया इतना। वो कौन कौन से हो गए इनपुट डिवाइस, उसको भी देखेंगे अभी हम, ठीक है। या बताते चले आपको, नोट कर लो। कीबोर्ड, क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है। माउस हो गया, ठीक है। स्कैनर हो गया आपका, ओएमआर हो गया, ठीक है। अब लाइट पेन हो गया, जॉयस्टिक हो गई, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस। वह डिवाइस जिनकी सहायता से हम सिस्टम को इनपुट देते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। अभी हम देखेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कौन कौन से इनपुट डिवाइस है, सबको डिटेल में स्टडी भी करेंगे, ठीक है। इनपुट डिवाइस। अब बात आउटपुट, वह डिवाइस जिसकी सहायता से सिस्टम क्या है, आउटपुट देता है, यानी कि सूचना को प्रदर्शित करता है, वो क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। आपने देखा मॉनिटर देख लीजिए, ठीक है। एलईडी देखिए आप, ठीक है। प्रिंटर देखिए, प्लॉटर देखिए, ठीक है। स्पीकर देखिए, हेडफोन देखिए, ये सब क्या है, आउटपुट। क्या बेटा, आउटपुट, ठीक है। प्रोजेक्टर, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अभी सबके बारे में एक एक करके देखेंगे सब, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो ब्रीफ कंपोनेंट की बात चल रही है, उसमें मैं थोड़ा ब्रीफ में बता दूँ, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसको डिटेल में चलेंगे, ठीक है। अब इनपुट हो गई, आउटपुट होगी बेटा, इतना आ गया। तो इसके बाद बात आती है सीपीयू की, ठीक है। सीपीयू में मेन कंपोनेंट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होती है, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो जिस प्रकार से अपना माइंड होता है ना, हमारा माइंड है ना, उसी प्रकार से कंप्यूटर का भी अपना माइंड होता है, यानी सारे के सारे डिसीजन वो किसके द्वारा लेता है, कंट्रोल यूनिट के द्वारा। किसके द्वारा लेता है, कंट्रोल यूनिट के द्वारा। क्या, कंट्रोल यूनिट। देखो CU, इसी को बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। क्या बोलते हैं बेटा, कंट्रोल यूनिट। यानी एवरी डिसीजन इज टेकन बाय द कंट्रोल यूनिट, यानी कि कंप्यूटर जो है सारे के सारे डिसीजन किसके द्वारा लेता है, कंट्रोल यूनिट के द्वारा लेता है, ठीक है। तो एवरी डिसीजन इज टेकन बाय द कंट्रोल यूनिट, ठीक है। समझ आ गया। सो वी कैन से कंट्रोल यूनिट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो क्या है बेटा, क्या है आपका, कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। अब ये आ गई, इसके बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ALU, जिसको बोलते हैं ALU। तो
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता क्या बेटा? अब भाई कंप्यूटर क्या ना आपको हिंदी समझता है ना इंग्लिश समझता है, कुछ तो समझते नहीं है, तो कैलकुलेशन तो उसको करनी है ओबियसली। तो सारी की सारी कैलकुलेशन, चाहे वो प्लस की हो, माइनस की हो, डिवीजन की हो, कंपेयर हो या लॉजिकल ऑपरेटर और नॉट, इस प्रकार से कुछ भी हो, तो उन सबको वो किसके द्वारा करता है? ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी सारी की सारी अर्थमेटिक कैलकुलेशन जो होगी वो किसके द्वारा होगी? ALU के द्वारा। किसके द्वारा होगी? ALU। ठीक है, समझ में आ गया? तो मेन कंपोनेंट कौन कौन से हो गए? कंट्रोल यूनिट और ALU। ठीक है, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही CPU कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जोड़ लो बेटा, इन दोनों की द कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज नॉन एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी इन दोनों का संयोजन ही क्या कहलाता है? CPU कहलाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया? इतना आ गया? ठीक है, अब बात आ गई, इनपुट समझ गया है, आउटपुट समझ लिया, अब CPU समझ लिया आपने बात। अब भाई IPU साइकिल तो कंप्लीट हो गई, इनपुट हो गई, प्रोसेसिंग हो गई, आउटपुट। अब बात है जी स्टोरेज की। ठीक है, अब डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना बेटा, तो वो जो डेटा जहां पर स्टोर होता है दैट इज नॉन एज द मेमोरी। क्या होता है? उसको हम क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। समझ में आया? अब मेमोरी भी दो प्रकार की होती है। कौन सी? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी, ये देखिए, मेमोरी भी दो प्रकार की होती है बेटा, प्राइमरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब प्राइमरी भी देखेंगे कौन सी होती है, सेकेंडरी भी देखेंगे कौन सी होती है। प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जो डायरेक्ट CPU से कनेक्ट होती है। किससे कनेक्ट होती है? CPU से कनेक्ट। इसी मेमोरी को क्या कहते हैं? मुख्य मेमोरी कहते हैं। यानी कि वह मेमोरी, यानी कि मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी जिसको हम मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, और मुख्य मेमोरी जो डायरेक्ट CPU से कनेक्ट होती है उसी को हम क्या कहते हैं? मुख्य मेमोरी कहते हैं। बेटा जस्ट है ना, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी जो डायरेक्ट CPU से कनेक्ट होती है, प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। जबकि अदर मेमोरी जो कि स्टोरेज करने के लिए यूज की जाती है वो क्या कहलाती है? सेकेंडरी मेमोरी। क्या कहलाती है? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब बात प्राइमरी मेमोरी की भी आती है, और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है ये भी तो दिमाग में आनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए प्राइमरी मेमोरी कौन सी है और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है। ठीक है, क्योंकि अभी हम ब्रीफ में लेके चल रहे हैं, अतः संक्षेप में बता रहा हूं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं, और आपकी रैम क्या है, रोम क्या है, रैम के टाइप्स ऑफ द रैम देखेंगे, टाइप्स ऑफ द रोम देखेंगे, तब हम देखेंगे एक एक डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए इसको साफ कर देता हूं बेटा। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी भी दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है रैम, दूसरा होता है रोम। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, इसी मेमोरी को क्या कहते हैं? मुख्य मेमोरी कहते हैं। यह मेमोरी डायरेक्ट CPU से कनेक्ट होती है। ठीक है, और यह दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। ठीक है, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है बेटा, जबकि रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। जब आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा, तो आपको ये मान लो कि फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपने देखा मोबाइल में देखते हैं ना हम लोग कितने GB रैम है, पूछते हैं। सिस्टम में देखते हैं कितने GB रैम। याद रखिए, जब हम मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन रन करते हैं या खोलते हैं,
तो उस समय डेटा आपका कहाँ स्टोर होता है? रैम में होता है। कहाँ पर होता है? रैम में स्टोर होगा। ठीक है, याद रखिए। लेकिन इसमें एक बात और होती है, जैसी पावर टर्न ऑफ हो जाएगी वैसे ही यह डेटा कैसा होगा? इरेज हो जाएगा, अर्थात नष्ट हो जाएगा। अर्थात यह रैम क्या है? अस्थाई मेमोरी। कैसी? अस्थाई मेमोरी है। तो जैसे ही डेटा पावर टर्न ऑफ होगी अर्थात इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद होगी वैसे ही उसका डेटा इरेज हो जाएगा, अर्थात नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी कैसी? एक वोलेटाइल मेमोरी, अस्थाई मेमोरी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया बेटा? तो RAM is the volatile memory when the data will be erased when the power is turned off। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यानी कि रैम की जरूरत कहाँ पड़ती है? यानी कभी भी कोई भी एप्लीकेशन को रन कराएंगे उस समय जो डेटा आपका स्टोर होगा वो कहाँ होगा? आपका रैम में होगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं। इसके बाद देखें रोम बेटा क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, है ना। तो रीड ओनली मेमोरी में क्या होगा? आप केवल रीड कर सकते हो उसको। क्या कर सकते हो? रीड कर सकते हो। और यह जब रीड करने की बात आती है तो क्या होगा? ये परमानेंट मेमोरी है बेटा। कैसी? परमानेंट, अर्थात एक स्थायी मेमोरी। कैसी है? स्थायी मेमोरी है। ठीक है, ठीक है, एक स्थायी मेमोरी है रोम। और आपने देखा कैलकुलेटर देखा, आपने देखा सिस्टम में क्या होता है? जब बूटिंग करती है आपने देखा सिस्टम ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस होता है ना, अर्थात पहले से ही प्रोग्रामिंग स्टोर होगा जो किसके बारे में बता देता है आपको? कौन कौन से हार्डवेयर किससे कनेक्ट है? आपके CPU से कनेक्ट है। किससे? CPU से कौन कौन से हार्डवेयर कनेक्ट है यह आपकी रोम बता देता है, क्योंकि यह परमानेंट पहले से स्टोर होती है। आपने देखा बूटिंग प्रोसेस करते हैं उस समय क्या होता है? आपका कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि हार्डवेयर के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता देता है और ये परमानेंट होता है। देखना लाइट यदि सप्लाई चली भी जाती तब भी वो डेटा स्टोर होता है। इसी प्रकार से देखा आपने बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस जिसको बोलते हैं, BIOS। ठीक है, BIOS। जब इसको खोलते हैं हम, आपने देखा जब विंडो को अपडेट करना होता है कई बार अलग से CD डाल के, या नई विंडो हम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम बायोस में छेड़छाड़ करते हैं प्रायोरिटी बेसिस पे। कभी हम पेन ड्राइव लगाते हैं, कभी फ्लॉपी लगाते हैं या DVD लगाते हैं। तो ये क्या है? रोम, यानी बायोस में प्रायोरिटी बेसिस पे हम सिलेक्ट करते हैं, अर्थात किस में चेंज करना है? रोम में। किस में करते हैं? रोम में। ठीक है, इतना समझ आ गया। ठीक है, अब देखिए दो तरीके की होगी, रैम होगी और रोम होगी। ठीक है, बताइए इसमें कोई डाउट है तो बताइए। रैम क्या है? एक स्थायी मेमोरी है। और रोम क्या है? रैम क्या है? आपकी अस्थायी मेमोरी है। और रोम क्या है? स्थायी मेमोरी। ठीक है, इतना समझ आ गया? अब देखिए रैम में भी दो प्रकार होते हैं मेन, SRAM और DRAM। ठीक है, अब SRAM का मतलब स्टैटिक, SRAM का मतलब हो गया स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है बेटा? ये जब तक डेटा स्टोर रहेगा जब तक उसमें पावर मिलती रहेगी, इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। याद रखिए स्टैटिक, क्योंकि ये स्टैटिक है और स्टैटिक को मतलब जानते ही हो। ठीक है, यानी इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। याद रखिए किसकी? रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और डेटा क्या हुआ? स्टोर बना देता है। ठीक है, अब जबकि DRAM में क्या होता है? डायनामिक रैम। ठीक है, डायनामिक रैम यानी कि अब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, अर्थात इसमें क्या होगा? जो डेटा होगा वो कैसा हो? डायनामिक होगा, अर्थात इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ेगी। याद रखिए क्योंकि डायनामिक है।
ठीक है। और इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी टेंशन मतलब अभी मैं केवल कंसेप्ट बता के चल रहा हूँ आपको। जब मैं कराऊंगा तो इनपुट डिवाइस के अलग एक पूरा चैप्टर्स लेके आऊँगा, आउटपुट डिवाइस का अलग लेके आऊँगा, रैम और रोम उसका अलग बताऊँगा, डिटेल में बताऊँगा, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। अभी आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक ओवरव्यू आपके दिमाग में बैठ गया है किस प्रकार से आपको स्टडी करनी है, ठीक है। इतना आ गया। अब डायनामिक रैम में क्या होता है, जो चिप्स होती हैं, क्या होती, चिप होगी, और चिप में क्या होगा, सेल्स होंगे, ठीक है। और सेल्स में क्या होगा, प्रत्येक सेल्स में, ठीक, एक कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है। और कैपेसिटर में आपका बिट स्टोर होगी, जहाँ पे 0 या 1, ठीक है, स्टोर होगी, जिससे क्या होगा, डायनेमिक वहाँ पे। अब जब स्टोर होगी तो कैपेसिटर को भी लगातार क्या होगा, चार्जिंग होना आवश्यक हो जाता है। क्या होता है, चार्जिंग होना आवश्यक होता है, जिससे कि उसका रिफ्रेशमेंट होता रहे, ठीक है। नहीं तो डेटा क्या होगा, चार्ज नहीं होगा तो क्या होगा, डेटा लॉस होगा आपका। इतना समझ आ गया बेटा। एस रैम और डी रैम। अब डी रैम को दो भागों में बांट दिया, ठीक है। एक होता है, इसको मैं, चलो इसको हटा दे पहले। डी रैम को भी हमने दो भागों में बांट दिया। डी रैम को दो भागों में बताया, एक सिंक्रोनस, ठीक है, और दूसरा है सिंक्रोनस। अब एसिंक्रोनस अर्थात इसमें डेटा को या इसमें कह सकते हैं रैम को उसके सीपीयू के साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते, अर्थात जो रैम का टाइमिंग है, ठीक है, जो रैम का टाइमिंग है वह उसके सीपीयू से मैच नहीं कर पाते। जबकि सिंक्रोनाइज में क्या होता है कि रैम को सीपीयू के साथ सिंक्रोनाइज करा दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि जब उसको मालूम होता है कि उसको रैम से डेटा कब एक्सेस कराना है, याद रखिए, मालूम होता है कि उसको रैम को डेटा कब एक्सेस कराना है और वो पिकअप कर लेता तुरंत, ठीक है। लेकिन एसिंक्रोनस में ऐसा नहीं हो पाता है, याद रखिए, ठीक है। अब इतना आ गया। अब इसमें देखिए रीड ओनली मेमोरी। रीड में भी क्या होता है, इसमें भी कई प्रकार के होते हैं। अब डी रैम में भी देखिए DDR रैम चल रहा है, क्या, DDR रैम, ठीक है, डबल डेटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो अब देखिए इसको भी बताऊंगा जब मैं डिटेल में अभी चलेंगे, ठीक है। अब देखिए रीड ओनली मेमोरी, ठीक है बेटा। अब रीड ओनली मेमोरी में भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है PROM, क्या होता है, प्रोग्रामेबल रैंडम रीड ओनली मेमोरी, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें भी क्या करेंगे बेटा कि एक बार प्रोग्राम हो गया उसके बाद उसको चेंज नहीं हो पाता, क्या नहीं हो पाता, चेंज नहीं हो पाता, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी होती है इसमें EPROM, ठीक है। ई का मतलब होता है इरेजेबल, क्या होता है, इरेजेबल, अर्थात उसको नष्ट किया जाए, ठीक है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अर्थात डेटा को अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा, किसके, अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा उसको क्या करते हैं, इरेज कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, इरेज कर दिया जाता है, ठीक है। जबकि इसके बाद आता है एक और डबल ई PROM। अब ई से क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली, क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अर्थात इलेक्ट्रिकली। अब इलेक्ट्रिकली बेटा क्या है, अब इलेक्ट्रिकली देखिए आपने, अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल। अब इसमें क्या होता है बेटा, किस, यानी कि डेटा जो इसमें देखिए इरेजेबल किया जाता था, डेटा पूरा इरेज कर दिया था। जबकि इलेक्ट्रिकली में क्या होता है, किसी विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा से जितना हमको आवश्यकता है उतना हम इरेज कर देंगे, बाकी
डेटा एज इट इज इंस्टॉल बना रहेगा और नया डेटा उसको अपडेट कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो ये आपका रैम रोम बेसिक कंपोनेंट्स हुए आपके, ठीक है। अब देखिए सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज क्या हो गया भाई, ये तो डायरेक्ट इंटरेक्ट थी, क्या थी, डायरेक्ट इंटरेक्ट थी इससे सीपीयू से, तो हमें ये प्राइमरी मेमोरी थी। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी आपने देखा, सेकेंडरी मेमोरी बेटा क्या होती है, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर दूँ फिर हट जाएगा इसे। चलिए इसको मैं साफ कर देता बेटा। अब देखिए सेकेंडरी मेमोरी जो है आपकी, सेकेंडरी मेमोरी आपने देखा वो किस लिए होती है, परमानेंट डेटा स्टोर करने के लिए। अब परमानेंट डेटा स्टोर किस में करते हो आप, हार्ड डिस्क में करते हो, हार्ड डिस्क होती है बेटा, ठीक है। अब तो एसएसडी का भी प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, अभी सब डिटेल में देखेंगे एसएसडी क्या होती है। पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, ये सब क्या है बेटा, एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क सॉरी, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज क्या बेटा, जो परमानेंट स्टोर करने के लिए किया जाता है, अर्थात उसको कह सकते हैं वीकेंड सिक्योरिटी पर्पज, ठीक है। अब ये तो आपने समझ ली सेकेंडरी। अब मेन चीज आता है तो ये ब्रीफ कंपोनेंट्स आपने देखे कौन कौन से ब्रीफ कंपोनेंट, ठीक है। अब देखते हैं बात पेरिफेरल्स की आती है, किसमें, पेरिफेरल्स क्या होता है, यानी पेरिफेरल्स का मतलब बाह्य उपकरण। क्या है पेरिफेरल्स का अर्थ होता है बाह्य उपकरण, ठीक है। अर्थात कंप्यूटर से जुड़े हुए सारे जो भी इक्विपमेंट्स है वो सभी क्या कहलाते हैं, पेरिफेरल्स कहलाते हैं। बस कह सकते हैं कि वह किससे ना हो, अंदर रैम से न, या कह सकते हैं बस ये मान लो, आपको ज़्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर से जुड़े हुए सारे के सारे उपकरण क्या कहलाते हैं, जो बाह्य रूप से जुड़े हैं वो सब क्या कहलाते हैं, पेरिफेरल्स कहलाते हैं। आपने देखा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सब क्या है, पेरिफेरल्स है। क्या है, पेरिफेरल्स, ठीक है। अब देखिए आज वीडियो में देखा हमने कि आज के लेक्चर्स में आपने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और पेरिफेरल्स के बारे में आपने कंसेप्ट को समझा कि आखिर क्या है। और इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूँगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का मैंने पूरा एक लेक्चर्स आपको विद PDF उपलब्ध कराया है, उसको एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने वो लेक्चर्स आपके लिए ही बनाया था। और एक बार उसको देख लीजिए, यदि उसमें कोई भी डाउट्स है आपको तो कृपया कमेंट्स उसमें लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर्स का भी मैं एक लेक्चर्स ले चुका हूँ, ठीक है। हाँ, वो लेक्चर्स जरूर मैंने अभी नहीं लिया था, पहले लिया था लेक्चर्स, लेकिन आप उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लिया था मैंने लेक्चर्स, ठीक है। और ये लेक्चर्स जो मैंने आपको बताया है कि ब्रीफ कंपोनेंट्स, यानी कि वो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स इन ब्रीफ, ठीक है, एंड इट्स पेरिफेरल्स, तो इसको आप एक बार देख लीजिए। और कोई भी डाउट्स है तो कृपया कमेंट्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, अब एक स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, इनपुट डिवाइस के बारे में चलेंगे, फिर आउटपुट डिवाइस के बारे में चलेंगे, फिर रैम के बारे में चलेंगे, और जो भी सिलेबस है एक एक करके हम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, और इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बाद में शेयर कीजिए। ओके, गुड नाइट।